तो देखो टॉपिक जो है हमारा ये है मानव कंकाल, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन स्केलेटन, ठीक है जी। तो ज़रा ध्यान देंगे, जब ये मानव कंकाल आप पढ़ोगे ना, वैसे मैंने लिख तो दिया है दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए है ये, है ना, लेकिन ये मोस्टली सभी एग्ज़ाम में काम करेगा, ऐसा टॉपिक है। आपको करना क्या है, आज की इस क्लास में पेन बिल्कुल नहीं चलाना है, पेन चलाना है बाद में। इस वीडियो को बाद में देख लियो एक बार घर जाके, और तब जाके इसको पेन चलाना, तब जाके लिख लेना, लेकिन फिगर बनाते चलना है साथ के साथ, जैसा मैं लिखूंगा, ठीक है। तो एक ही क्लास में हम कैसे सारी चीज़ों को पढ़ पाएँ, समझ रहे हैं। हालांकि इस क्लास को पढ़ने में आपको हो सकता है कि 2 क्लास लगें, 3 क्लास लगें, लेकिन एक ही क्लास में इस पूरे टॉपिक को और इस टॉपिक से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ठीक है, स्तरीय कोई भी एग्ज़ाम हो, अच्छे से अच्छा, और चाहे लोअर लेवल का हो, तो उसे हम कैसे क्लियर करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसमें आपको करना क्या है, इस तरीके से फिगर बनाना है। तो जब हम मानव कंकाल पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप बेसिक रूप से इतना तो जान ही गए कि हमें अपने अंदर का जो हमारा कंकाल है, यानी कि बॉडी के अंदर का जो हमारा एक तरीके से कवर है, कवर जिसके द्वारा हमारी बॉडी संतुलित है, यानी कि एक इसका स्ट्रक्चर संरचना बनी हुई है, ठीक है। तो उसके जब मानव कंकाल पढ़ेंगे तो इसमें शुरुआत में आपको 2 पोर्शन करने हैं, इस तरीके से याद रखेंगे, 2 पोर्शन। पहले पोर्शन में आप जब पढ़ेंगे तो पहले पोर्शन के नीचे लिखेंगे अक्ष कंकाल, यहाँ तो लिखेंगे अक्ष कंकाल, कंकाल, और दूसरे वाले के सामने आप लिखेंगे उपांग कंकाल, उपांग कंकाल। ये तो पहले तो बिल्कुल बेसिक सवाल तो यही बन गया कि मानव कंकाल कितने भागों में बटा हुआ है। 2 मानव कंकाल जो है, जो हमारा बॉडी है, वो कितने भागों में बटा हुआ है, 2 भागों में बटा हुआ है। यानी कि जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो 2 भाग कौन कौन से हैं, एक तो है अक्ष कंकाल और एक को कहते हैं उपांग कंकाल, ठीक है। तो कई बार क्या है कि हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि भाई अक्ष कंकाल कौन सा होता है, ठीक है। तो इसमें लिखने की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी नहीं, केवल समझेंगे कि अक्ष कंकाल होता क्या है। देखिए अक्ष कंकाल में बस इतना समझो, जैसा अगर हम अपनी दोनों टांगों को हटा दें नीचे से, धड़ से, ऐसा समझ लो, ठीक है, कूल्हे से ऊपर का हिस्सा और बाहें हम अलग कर दें दोनों अपनी, अर्थात दूसरी लैंग्वेज में ऐसा समझ सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनना एक एक बात को, क्योंकि मैं आपको व्यावहारिक ज्ञान भी दूंगा साथ के साथ इस क्लास के। तो दोनों हाथों को हटा दें और दोनों टांगों को हटा दो। जो हमारा एरिया बचता है शरीर का, उसको हम किस नाम से, उसके अंदर जो हमारे जो हड्डियों का एक कवर है, या कवर कह सकते हैं, कवर अप, उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको अक्ष कंकाल कहते हैं। तो कहीं ना कहीं बेसिक रूप से ये जानकारी क्लियर होनी चाहिए पहले, पढ़ने से पहले, कि अक्ष कंकाल होता क्या है, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं कि उपांग कंकाल क्या होता है, तो जैसा कि अभी आप जान गए होंगे कि मैंने बोला उपांग कंकाल को समझाने से पहले कि दोनों हाथ और 2 टांग हमने हटाई हैं अपनी। तो दोनों हाथ और दोनों टांग किस कंकाल के अंतर्गत आएंगे, उस टांग या हाथ में जो हमारे अंदर अस्थि हैं, जिनको इंग्लिश में कहते हैं बोन, वो किसके अंतर्गत आएंगे, उपांग कंकाल। यानी कि क्वेश्चन का स्तर भले ही डीपली हो, लेकिन ये बात समझनी है। उदाहरण के लिए एक बेसिक सवाल से ऐसा समझें, मानव शरीर की सबसे बड़ी जो अस्थि है वो है फीमर, उर्विका, जो कहाँ पर होती है, जांघ की। तो हमें मालूम है वो टांग में है, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में पूछेगा कि वो जो फीमर होती है वो किस कंकाल का भाग है, और ऑप्शन आपके सामने हो अक्ष कंकाल,
और उपांग कंकाल, तब आपका आंसर क्या होना चाहिए? उपांग कंकाल, क्योंकि ये वही बच्चा कर पाएगा जो इस बात को जानता होगा। ठीक है, यानी कि उपांग कंकाल के अंतर्गत टांगें और बाजू आती हैं, जिन्हें हम बाहें कहते हैं। तो फिर चूंकि वो हड्डी जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी फीमर, वो किसके अंतर्गत आती है? उपांग कंकाल। जैसे शरीर की सबसे छोटी अस्थि जो होती है वो स्टेप्स, या फिर हिंदी में जिसको रकाब कहते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ है? कान में। तो हमने देखा अगर वो ऐसा क्वेश्चन कर दे, क्योंकि आमतौर पर स्टूडेंट इतना तो जानते हैं कि जो मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है वो है स्टेपिस। ये तो करने वाले बहुत होंगे एग्जाम में। जब ये पूछेगा कि स्टेपिस किस कंकाल का अंग है, तब ऑप्शन आपके सामने अगर ये इस लेवल के हों, तब फिर याद रखना स्टेपिस किसके अंतर्गत आएगी? अक्ष कंकाल। और स्टेपिस को हिंदी में कहते हैं रकाब। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक चीज़ हम जाने कि हम कौन कौन सी अस्थियाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे जरा। अक्ष कंकाल के अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, बिल्कुल इसी लेवल पे बनाएंगे। अक्ष कंकाल के अंतर्गत आता क्या क्या है, एक तरीके से ये जान लें। ठीक है, तो अक्ष कंकाल के अंतर्गत सबसे पहले तो लिखेंगे आप, अक्ष कंकाल के अंतर्गत सबसे पहले जो लिखना है वो लिखना आपको खोपड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले अक्ष कंकाल के अंतर्गत लिख लें खोपड़ी। खोपड़ी, ठीक है। तो अब ये भी क्लियर हो जानी चाहिए कि खोपड़ी किसका भाग है? अक्ष कंकाल। इसके बाद यहाँ आप लिखेंगे अक्ष खोपड़ी के बाद लिखें मेरुदंड। यहाँ लिखेंगे मेरुदंड, जिसको हम रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं। स्टूडेंट ध्यान रखना, मेरुदंड या फिर इसे रीढ़ भी लिख सकते हैं आप। रीढ़ कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, रीढ़। ठीक है, अरे क्लियर। और इसके बाद अगर हम देखें स्टूडेंट, तो तीसरा पैनल जो आपको यहाँ पे बनाना है उसको लिखना पसलियाँ। ये हमारी जो पसलियाँ होती हैं, जिनको हम इंग्लिश में रिब्स कहते हैं, पसलियाँ। पसलियाँ इस तरीके से, पसलियाँ। और एक लिखनी है आपको जो कॉमन याद रखना है, लास्ट इसका पोर्शन जो इसके अंतर्गत आता, उसे कहते हैं उरोस्थी। उरोस्थी। तो सभी स्टूडेंट पहले एक बात विशेष रूप से सुनेंगे, सभी बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरा इस वीडियो को बनाने का एक ही उद्देश्य है स्टूडेंट, ऑफलाइन कोचिंग की अगर मैं वीडियो सार्वजनिक कर रहा हूँ तो इसका मेन मकसद एक है कि एक तो जो हमारे बच्चे छुट्टी पे हैं दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम की दृष्टि से, वो इस क्लास को घर बैठे ही पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो ऑफलाइन में है वो देख ही लेंगे इसे। ठीक है, और एक ये ऐसा टॉपिक है एग्ज़ाम की दृष्टि से, जहाँ तक मुझे अनुभव है कि हर दूसरे तीसरे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला सवाल यहाँ से पूछ लेता साइंस के क्षेत्र में। तो अभी हम इतना जानकारी हो गई हमको कि खोपड़ी, इसके बाद मेरुदंड या फिर रीढ़ की हड्डी जिसे हम बोलते हैं पसलियाँ, या फिर उरोस्थी, ये किस कंकाल के अंतर्गत आती हैं? तो हम कह सकते हैं ये अक्ष कंकाल के अंतर्गत आती हैं। ये प्रॉपर दिमाग में बैठा लो इतना, क्योंकि सभी स्टूडेंट इस लेवल के सवाल नहीं कर पाएंगे। मैं बता रहा हूँ कि जब पूछेगा कि मेरुदंड, वो एक अलग सवाल है। जब पूछेगा कि मेरुदंड में कितनी अस्थियाँ होती हैं, तो बता देंगे 26 होती हैं जी, तो ये एक अलग सवाल है। लेकिन अगर पूछ ले कि मेरुदंड जो है वो मानव कंकाल के अंतर्गत किस कंकाल का अंग है, तो अक्ष कंकाल का, वो तभी बताएगा जब इस स्ट्रक्चर को आप लिख चुके होंगे। ठीक है, तो इसके बाद आप जानते होंगे कि अगर मैं इसकी बात करूं कि खोपड़ी, देखिए जब जैसा कि स्टूडेंट शुरू में पढ़ते भी हैं, हम भी जानते हैं, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अगर एग्जाम में पूछे कि मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो स्टूडेंट 206। क्लियर। तो 206 का पैनल क्या है वास्तविक, तो देखो यहाँ इस तरीके से लिख लें कि खोपड़ी में तो होती हैं स्टूडेंट 29, जो आपको याद रखनी है। मेरुदंड में, या हम कह सकते हैं रीढ़, इसमें अस्थियों की संख्या होती है मेरुदंड में 26। ठीक है, इसमें पसलियों, जिसको हम रिब्स कहते हैं, पसलियों की संख्या 24 होती है। बाकी 12 जोड़ी हम जोड़ी में याद रख सकते हैं। ठीक है,
और उरोस्थी में एक, जिसको हम वक्ष भी बोल सकते हैं इसे दूसरी लैंग्वेज में, ठीक है। तो ज़रा एक बार ध्यान देंगे, 29, 26, 24 और 1, ये क्वेश्चन पैनल आपके याद होना चाहिए। ये सवाल ही हैं, मैं बता रहा हूँ आपको बोर्ड पे मुझे क्या लिखना है। मैं बोर्ड पे सिर्फ सवाल ही लिखूँगा, ये मान के चलो। तो एक तो ये याद रखना कि पूछेगा खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं, 29, मेरुदंड में कितनी अस्थियाँ होती हैं, 26। हाँ, इतना ज़रूर याद रखना, कभी अगर पूछ ले कि बच्चों में, बस ये बात याद रखना बहुत ध्यान करके, अगर पूछ ले मेरुदंड से रिलेटेड क्वेश्चन अगर बच्चों वाला पूछ लेते, ये तो वयस्क में है, बच्चों में पूछे तो आपको याद रखना है 33। बस इतना याद रखना, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है और एग्जाम में गलत हो जाएगा, और इसको अच्छी तरीके से याद रखें। मेरुदंड में वैसे जो रीढ़ की हड्डी में अस्थियों की संख्या 26, और अगर पूछ ले बच्चों में कितनी है तो 33, ठीक है। पसलियों की संख्या 24 है, 24 पसलियों की जो हड्डियां होती हैं अस्थियां 24, अगर जोड़ी में पूछे तो कितना कहेंगे, 12 जोड़ी, ये थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। और उरोस्थी की में अस्थि की कितनी होती हैं, 1, तो टोटल कितनी बैठी है। अक्ष कंकाल में टोटल अस्थियों की संख्या कितनी है, 80, तो ये बैठा हमारा अक्ष कंकाल वाला पैनल, जो आपको याद रखना ही रखना है। इतनी बात समझ में आई। इसमें बेसिक सवाल भी हैं जो एकदम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल लेवल के भी हैं, ठीक है। तो 80, तो अगर अब ये क्वेश्चन कर दे कि अक्ष कंकाल में कुल अस्थि की संख्या कितनी है, अक्ष कंकाल में 80, तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर आ जाओ कि उपांग कंकाल किस तरीके से क्लियर करना है, इसमें के अंतर्गत आएंगे क्या क्या। तो आपको क्या करना है, इसके अंतर्गत इस प्रकार का एक छोटा सा पैनल बना लें, ठीक है, ये वाला। और इसके अंतर्गत आपको क्या करना, पहले लिखना है अग्रपाद, यहाँ लिखें अग्रपाद, अग्रपाद। अग्रपाद बहुत ही स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि अग्रपाद क्या है। देखिए, दो चीज़ें पढ़ते हैं हम बॉडी में, एक तो अग्रपाद और एक पश्चपाद। अग्रपाद का मतलब है हाथ और पश्चपाद का मतलब है पैर। बस कॉमन कोस्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं, अग्रपाद यानी कि हाथ, इतना लिख लेना। यहाँ पर लिखना पश्चपाद यानी कि पैर, पश्चपाद यानी कि कोष्ठ में लिख सकते हैं पैर। ठीक है, और एक लिखेंगे आगे चल के अग्रपाद, पश्चपाद, और एक लिखेंगे मेखला, एक लिखेंगे मेखला, मेखला, या मेखलाएं भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। मेखला भी लिख सकते हैं या मेखलाएं भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई या नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब देखिए यहाँ से हर स्टेप से क्वेश्चन है, हर स्टेप से। अगर एग्जाम में पूछे अग्रपाद किस अंग कंकाल के अंतर्गत आएंगे हमारे अग्रपाद, तो आप कहोगे उपांग कंकाल के अंतर्गत। पश्चपाद उपांग कंकाल के अंतर्गत, मेखलाएं किसके अंतर्गत, उपांग कंकाल। अब ये क्लियर हो गया हमारा। और देखो ये चीज़ ज़रूर लिखनी है ताकि भूलो ना। अग्रपाद का मतलब है किससे, हाथ, पश्चपाद का मतलब है पैर से, और मेखला का मतलब किससे होता, मेखला। तो वो भी मैं बताऊंगा मेखला क्या चीज़ होती है। देखिए मेखला को अगर कॉमन रूप से समझना है ऐसे ही, जैसे कि बेसिक भाषा में मेखलाएं क्या होती हैं। तो ये वाला जो हमारा हिस्सा है, जो जिसको हम अक्ष कंकाल कह रहे हैं, ऊपर वाला, यानी कि बिना हाथ और बिना पैर वाला, ठीक है। तो बिना हाथ बिना पैर वाला जो हिस्सा है, जब ये जो यहाँ से जॉइंट होगा हाथ, ये दोनों, तो इस हिस्से को क्या कहा जाता है, जो ये जॉइंट वाला होगा, जॉइंट, मेखला, समझ रहे हैं। और यहाँ से कूले वाले से जो नीचे का हिस्सा होता है, ये पैर वाला, सेम नीचे वाला जॉइंट भी कह सकते हैं, तो उसको भी क्या कहा जाता है, मेखला। तो अब आया कुछ समझ में कि बॉडी के अंतर्गत मेखला क्या चीज़ है, ठीक है। अब इनमें अगर मैं अस्थियों की संख्या की भी बात करूं, तो सबसे पहले इसकी कुल संख्या आप लिखेंगे। अगर पूछेगा, देखिए
जिस प्रकार हमने यहाँ पे लिखी है कि अक्ष कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या कितनी है, 80। हमने अभी जैसे यहाँ ये लिखा, सेम सवाल ऐसा ही पूछेगा, उपांग कंकाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो स्टूडेंट 126 होती है, ध्यान रखना, 1 2 6, ये दिमाग में बैठा लो, क्योंकि इस लेक्चर के बाद आपको निश्चित रूप से लाइफ में इस टॉपिक से दिक्कत नहीं आने वाली है, तो ध्यान देना है। उपांग कंकाल की कुल अस्थियों की संख्या उपांग कंकाल में 126। तो अब 126 का हमें सिर्फ पैनल याद रखना है। तो पैनल के लिए आपको क्या करना है, पैनल के लिए सेम वही चीज़ अपनानी है। अग्रपाद में आपको याद रखनी है 60 होती हैं अस्थियों की संख्या। तो एक सवाल ये कॉमन पूछ लेगा, जैसा कि हाल ही में चल भी रहे हैं दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम। पश्चपाद में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 60 होती हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो 60 और 60 120 है, और ऊपर कितनी है 126। तो सीधी सी बात है, मेखलाओं में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो 6। तो ये कहीं ना कहीं याद रखना है, ठीक है। अगर वहीं मैं मेखलाओं के भी पैनल की बात करूं, अगर पैनल पूछ ले, वैसे तो बहुत कम पूछेगा पैनल, अगर हम पढ़ ही रहे हैं तो अगर पैनल पूछ ले कि इस मेखला का पैनल क्या है, तो मेखला का पैनल स्टूडेंट ये है, इसको ध्यान से सुनना है ज़रा, कि नीचे वाला जो जोड़ है वहाँ एक एक अस्थि होती है, और ऊपर वाले जोड़ में 2 अस्थि होती है। ये कॉमन याद रखना, वैसे पूछेगा नहीं, फिर भी लिखाई दे रहा हूँ। ऊपर वाले में बाजू वाली जोड़ में 2 अस्थि, यानी कि 2 + 2। बात आ रहे हैं समझ में, 2 + 2। लेकिन इस वाले में कौन सी होती है, नीचे टांग वाले में 1 + 1। अब टोटल कितनी मेखलाएं में कितनी अस्थियों की संख्या बैठी, 6। क्लियर। तो 126 और 80 मिला के कितनी बैठी टोटल, 206। तो मनुष्य में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 206। केवल सवाल ये इससे ही काम नहीं चलेगा कि मनुष्य में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 206 पढ़ लिए और चले गए, वो ज़माने अब ख़त्म हो गए। अभी पूरा कॉन्सेप्ट ही पढ़ना है अगर अच्छी रैंक लानी है और सेलेक्ट होना कुल मिला के। तो याद रखना है, अक्ष कंकाल में टोटल अस्थियों की संख्या 80, उपांग कंकाल में जो टोटल अस्थियों की संख्या है वो 126। तो टोटल मिला के मनुष्य में कितनी अस्थियों की संख्या, 206। एक बात विशेष रूप से सभी स्टूडेंट को ध्यान रखनी है, वो ये है कि अगर ये चीज़ आपका उसमें पूछ ले बच्चों में, तो वो बात याद रखनी है। जैसा कि मैंने कल भी एक बात बताई थी मोटी मोटी बेसिक, अगर पूछे बच्चों में कुल अस्थियों की संख्या तो 300, ये ज़रा याद रखना। और इस बात को मैं भली भांति पहले भी बता चुका हूँ, पहले कई बार क्लासों में भी बताया, जब पीछे भी साइंस पढ़ाई है। तो अगर पूछे कि मनुष्य में अस्थियों की संख्या तो 206, अगर पूछे बच्चों में अस्थियों की संख्या तो 300, इतना याद रखना। तो ये तो रहा स्टूडेंट इनका बिल्कुल बेसिक पॉइंट, ये तो बिल्कुल बेस है जहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि हमारी जो अस्थि बनी होती है, यानी कि हड्डी, जिसको हम ग्रामीण लैंग्वेज में कह देते हैं हड्डी, हमारी जो हड्डी बनी होती है किसकी बनी होती हैं, ठीक है, किस ऊतक की बनी होती हैं, हड्डी में क्या क्या है, वो सब चीज़ें कुछ ज़रा ध्यान से देखेंगे। तो एक तो ये एकदम बेसिक सवाल है, इसे आप इसी तरीके से लिखेंगे। जो ये जो अस्थियों पे हमने बात की है, जो हमारी जो हड्डी बनी होती है एक ऊतक की, और उसका नाम है संयोजी ऊतक। तो ये चीज़ लिखेंगे कि जो हमारी जो हड्डी बनी होती हैं वो संयोजी ऊतक की बनी होती हैं, संयोजी ऊतक, ऊतक, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, ध्यान दें एक एक बेसिक सवाल को। मैं बता रहा हूँ कम से कम भी सवालों की संख्या 70 से 80 हो सकती है अगर पूरे लेक्चर को ध्यान से पढ़ लोगे तो, ठीक है। हर स्टेप से सवाल है। अभी आपको क्लियर हो गया कि पूछेगा कि मनुष्य की जो अस्थि बनी होती हैं वो किस ऊतक की बनी होती हैं, संयोजी ऊतक की बनी होती हैं। अब अस्थियों के निर्माण में जैसा कि बेसिक ये 2 स्टेप याद रखने हैं। देखिए अस्थियों का निर्माण और एक होता अस्थियों का विनाश। अब कई स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है जी, अस्थियों का निर्माण और विनाश। अस्थियों का निर्माण 2 कोशिका हैं, एक का नाम है ऑस्टियोब्लास्ट और एक का नाम है ऑस्टियोक्लास्ट। तो अस्थियों का निर्माण और एक करती है अस्थियों का विनाश। विनाश का मतलब ये है स्टूडेंट एक का कि वो विनाश का मतलब ये है कि एक हड्डी में वो करती है खोखला, हड्डी को क्या करती है, खोखला,
विनाश का मतलब ये है, वो बड़ी हड्डी में देखने को मिलेगा। आपने देखी भी होंगी कुछ, अगर हड्डी आप देख पाए हों तो कुछ हड्डी मोटी होने के मोटी भी होती हैं और साथ में कैसी होती हैं, खोखली। तो वो जो खोखली हुई है उसने विनाश जो किया है वो कौन सी कोशिका है। तो यहाँ से सिर्फ 2 स्टेप याद रखना है और ये इस तरीके से लिखने ना, जैसा मैं लिख रहा हूँ। एक जगह तो लिख लें ऑस्टियोब्लास्ट, इस तरीके से लिखना ऑस्टियोब्लास्ट, मैं सामने लिख भी रहा हूँ ऑस्टियोब्लास्ट, आधा बे ले आका डंडा आधा सेट है ऑस्टियोब्लास्ट। आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैंने आज बता दिया कि मनुष्य के शरीर में अस्थि निर्माण में कौन सी कोशिका भाग लेती है, ऑस्टियोब्लास्ट निर्माण में, और आगे ये लिख लें ऑस्टियोक्लास्ट विनाश में। ये तो है निर्माण में, अगर पूछे विनाश में कौन सी कोशिका भाग लेती है, विनाश में, और ये है निर्माण में। ठीक है, ये निर्माण में भाग ले रही है और ये किस में ले रही है, विनाश में, लेकिन उसका नाम क्या है, वो है ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, आधा के ले आका डंडा आधा सेट है, बस इस तरीके से लिखना ऑस्टियोक्लास्ट। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये दोनों सवाल बहुत ही अच्छे लेवल के भी हैं, बहुत बढ़िया लेवल के। ध्यान रखना, हमारे जो मानव शरीर है उसके अस्थि निर्माण में कौन सी कोशिका भाग लेती है, सवाल ये पूछेगा। तो निर्माण में तो भाग लेती है ऑस्टियोब्लास्ट, और अगर पूछे विनाश में कौन सी कोशिका भाग लेती है तो ऑस्टियोक्लास्ट, ये विनाश में। तो आपने एक बात पढ़ी है, जैसे पीछे भी मैंने पढ़ाया है, थोड़ा ध्यान देना, जिसे हम मज्जा के पढ़ते हैं कई बार, अस्थि मज्जा, और अस्थि मज्जा भी 2 प्रकार की होती हैं, एक लाल अस्थि मज्जा, एक पीली अस्थि मज्जा, समझ रहे हैं। तो उसमें जो मज्जा गुहा होती है, मज्जा जो होती है, स्टूडेंट ध्यान रखना, बहुत डीपली सवाल हो सकता है कि वो जो मज्जा गुहा होती है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की होती है तो वो होती है ऑस्टियोक्लास्ट की कोशिका की, क्योंकि वो बड़ी अस्थियों में उसका काम करती है, किसका, जैसा मैंने बताया खोखलेपन का। और वहीं क्या पाई जाती हैं, वहीं ये लाल, हाँ लाल, ये जो होती हैं लाल अस्थि मज्जा और पीली अस्थि मज्जा वहीं पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट लिखें सिर्फ इसमें, ऑस्टियोक्लास्ट में क्या लिखना कि मज्जा गुहा ऑस्टियोक्लास्ट कोशिका में पाई जाती है, बस इतना। यानी कि अगर आपसे इतना पूछेगा मज्जा गुहा किस कोशिका में पाई जाती है, मज्जा गुहा, इस तरीके से मज्जा गुहा ऐसे लिखना, मज्जा गुहा किस कोशिका में पाई जाती है, आपसे ये पूछेगा। तो आपको याद रखना, मज्जा गुहा किस कोशिका में पाई जाती है, यानी कि कौन सी कोशिका उसमें भाग लेती है, ऑस्टियोक्लास्ट, विनाश वाली। स्टूडेंट ध्यान रखना, विनाश वाली, क्यों, क्योंकि वो खोखलेपन का कारण बनती है ना उसका, और उसी के अंदर फिर पाई जाती है, आपको ध्यान रखना, लाल अस्थि मज्जा और पीली अस्थि मज्जा। ठीक है, अरे क्लियर, ये कॉमन याद रखना है। इसी के अंदर पाई जाती है लाल अस्थि मज्जा, जिसको हम कहते हैं लाल अस्थि मज्जा, और एक पीली अस्थि मज्जा या पीत अस्थि मज्जा, एक ही बात है। तो इससे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस स्टेप को, क्योंकि कई बार स्टूडेंट इन दोनों में कंफ्यूज हो सकता है। बस आप ऐसे याद रखो कि ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब है विनाश से, और अगर विनाश से मतलब है तो सीधी सी बात है खोखलेपन से रहेगा, हड्डियों के से। और बड़ी अस्थियों में ही हमेशा क्या होती है, मज्जा गुहा पाई जाती है, छोटी में नहीं, हमेशा दीर्घ अस्थि में कौन सी गुहा पाई जाती है, मज्जा गुहा। कहाँ पाई जाती है, दीर्घ में, बड़ी में, तो बड़ी का ही कारण है। तो अब ये मज्जा गुहा कितने प्रकार की होती हैं, 2, लाल अस्थि मज्जा और पीली अस्थि मज्जा। बस इतना याद रखना, कई बार पूछ लेगा, क्योंकि कई बार कॉमन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। क्लियर है। उसके बाद अगर हम देखेंगे, जैसा कि हमने ये भी पढ़ लिया
तो अगर हम कंकाल से रिलेटेड चूँकि बात चली रही है तो देखिए इससे रिलेटेड जो ये जो मेन फैक्ट है इसे थोड़ा ध्यान देंगे। 100% की अगर हम बात करें, ठीक है, 100% में से 38% भाग जो हड्डी का होता है उसमें पाई जाती है आपकी प्रोटीन, ठीक है। कितने प्रतिशत? 38% क्या पाई जाती है? प्रोटीन। आपसे ये पूछेगा कि अस्थि में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? 38%। तो पूछेगा कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो याद रखना ओसिन, ठीक है, ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। एक कितना परसेंट बचा? 62, 62। आपसे पूछेगा बाकी 62% में क्या पाया जाता है, तो बाकी 62% में आपका पाया जाता अकार्बनिक पदार्थ भी कह सकते हैं या फिर अकार्बनिक लवण। और उसमें मुख्य रूप से जो होता है ये याद रखना है, एक तो कैल्शियम फास्फेट और एक होता मैग्नीशियम फास्फेट Mg। ये अच्छी तरीके से याद रखना है स्टूडेंट, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाएगा आपसे सीधा सीधा। क्लियर? यानी कि यहाँ से 2 सवाल आपको दिमाग में रखने ही रखने हैं। अस्थि में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओसिन। और अस्थि में कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है? 38। 62% में क्या पाया जाता है? अकार्बनिक पदार्थ। मुख्य रूप से कौन से होते हैं? होते और भी हैं थोड़े बहुत, तो एक तो कैल्शियम फास्फेट और मैग्नीशियम फास्फेट। ध्यान देना, एक तो कैल्शियम फास्फेट और मैग्नीशियम फास्फेट, इन्हीं के कारण क्या होती है अस्थि? ठोस। कई बार एग्जाम में पूछेगा किसके कारण अस्थि ठोस होती है, तो इसी के कारण ठोस होती है। और पढ़े भी होंगे कई बार एग्जाम में जाके, देखा भी तो होगा कई बार कि कैल्शियम की कमी हो रही है, डॉक्टर कह देते हैं। तो कैल्शियम फास्फेट और मैग्नीशियम फास्फेट के कारण ही अस्थि क्या होती है? ठोस। इसके अलावा ध्यान ये देना है अस्थि के मामले में, यानी कि बोन ही तो कहते हैं ना इसको इंग्लिश में, BONE, बोन। आपसे पूछेगा बोन में कितने प्रतिशत जल होता है, तो याद रखना 50% इसमें जल पाया जाता है। एग्जाम में पूछ लेगा कि अस्थि में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? कितने प्रतिशत? 50% जल की मात्रा। ये ध्यान रखना, कई बार पूछेगा कॉन्सेप्ट में, सीधा सीधा पूछ लेगा, इसे याद रखेंगे, ठीक है। अरे क्लियर है? इसके बाद ज़रा ध्यान देंगे, जैसे कि अभी हम यहाँ पर आते हैं, अक्षकंकाल वाले पैनल को थोड़ा सा समझ लें। तो मैंने शुरुआत में ही बताया कि अक्षकंकाल में कुल हड्डियों की संख्या जो होती है वो तो होती है स्टूडेंट 80, जो आपको ऐसे ही याद रखना है। और 80 का पैनल ये है 29, 26, 24 और 1, तब जाके 80 होती हैं। अगर मैं खोपड़ी की बात करूं, तो अगर आपसे ये पूछे एग्जाम में कि खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तब तो आप आंसर दोगे 29। लेकिन स्टूडेंट यहाँ से भी कई बार अलग सवाल बन जाते हैं, तो ज़रा उन्हें लिख लें, बिल्कुल एकदम सामान्य तौर पर लिख लें, साइड से यहीं पर लिखेंगे। अगर आपसे पूछे कि कपाल में कितनी अस्थियाँ होती हैं, खोपड़ी के ही अंतर्गत कपाल आएगा, तो कपाल में लिख लें 8। यानी कि आपसे पूछे कि कपाल में, ये सब खोपड़ी के ही अंतर्गत आएंगी, कपाल में अस्थियों की संख्या 8, तो कपाल के सामने आप 8 लिख लें। फेस, कपाल यानी कि ये, ठीक है, फेस चेहरा लिख लें, चेहरे पर अस्थियों की संख्या होती है, चेहरे पर अस्थियों की संख्या होती है 14। ये लिख लें, क्योंकि दिल्ली पुलिस स्पेशल क्वेश्चन है, ये जानकारी होनी चाहिए हमें, ठीक है। तो कपाल में अस्थियों की संख्या 8, चेहरे पर अस्थियों की संख्या कितनी? 14। और इसके बाद आप लिखेंगे कान, तो 3 तो इसमें होती हैं स्टूडेंट और 3 इसमें होती हैं, 3 इसमें 3 इसमें। अगर एक कान में पूछे तो आंसर 3, दोनों कानों में अस्थियों की संख्या पूछे तो कितना? 6। तो कान में लिख लेंगे कान और आगे लिख लेंगे 6। ध्यान देंगे इस विशेष बात पे, मैं पहले से बता रहा हूँ, थोड़ा कॉमन ध्यान दें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि सब स्टूडेंट क्या करेंगे, अधिकांश वो खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या करके चले जाएंगे कि कितनी है जी, 29 है। अब ज़रूरी थोड़ी है कि वो इतना ही पूछेगा, आजकल के लेवल को देखते हुए वो अंदर भी जा सकते हैं। तो इतना याद रखो, इतना ही पूछेगा कि कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 8,
चेहरे पे अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 14। और कान में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 6। लेकिन 3 और 3 के पैनल में याद रखें, एक कान में 3 और दूसरे कान में भी 3, ठीक है। और इसके बाद एक लिख लें हाइट भाग, एक लिख लें हाइट भाग, नीचे लिखेंगे हाइट भाग और उसमें अस्थि होती है 1, हाइट भाग। क्या आ रहा है ये लिखा हुआ, एक बार बताना सोनू। हाइट भाग में 1। अब मुझे बताइए टोटल कितनी हुई ये जोड़ के। हाँ, हाइट भाग आया कुछ समझ में? हाइट भाग में कितनी अस्थि होती है? 1। तो अब देखिए 6 और 1 7 और 7 और 4 11, 11 और 10, 11 और 10 21 और 8 29। तो टोटल खोपड़ी में, अब बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि अजी कौन सी खोपड़ी में है ये, क्योंकि वो खोपड़ी ऊपर को क्या में है ना हमारे यहाँ, तो इसे ही खोपड़ी मान के चलें, ये ऊपर वाली है। नहीं, मैं आपको बता दूं इस पढ़ाई के हिसाब से, देखो सभी स्टूडेंट ध्यान दें, ये जो हिस्सा है हमारा यहाँ से और ऊपर का सारे का जो टोटल अस्थि होती है वो है 29। अब इसमें आपका नाक भी आ गई है, कान वगैरह सब आ चुके हैं। कुल मिला के ये है, एग्जाम आपसे ये पूछेगा कपाल में अस्थियों की संख्या 8, चेहरे पर 14, कान पर 6, कान में 6 होती है और हाइट भाग में 1, इतना याद रखना। अब आ जाइए मेरुदंड। ये हाइट भाग हो गया, यहीं का है पीछे का, यहाँ ये वाला हिस्सा समझ रहे हैं ये। तो हाइट भाग, इसके बाद आता मेरुदंड। देखिए अभी तो हमने स्किल की बात की, स्किल यानी कि खोपड़ी। अभी जो हम बात करने वाले हैं वो है मेरुदंड, जिसको हम रीढ़ की हड्डी भी बोल सकते हैं एक सामान्य लैंग्वेज में, ठीक है। और इंग्लिश की बात करूं तो इसको कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो इसमें आपको 2 स्टेप याद रखने होंगे, जैसा कि मैंने सामने बताया भी है। अगर एग्जाम में केवल आपसे ये पूछे कि मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के मेरुदंड में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, अगर सवाल ये हो केवल, तो फिर तो आपको आंसर देना कितना, 26। मनुष्य के मेरुदंड में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 26। और अगर कहे रीढ़ की हड्डी में तो भी बात एक ही है, 26। लेकिन अगर पूछ ले इसी सवाल को कि बच्चों के मेरुदंड में, अगर सवाल ये कर दे बच्चों के मेरुदंड में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तब आप हर स्थिति में याद रखना 33 आंसर। फिर चाहे 26 ऑप्शन में हो, नहीं करना है, फिर 33 ही करना है बच्चे पूछेगा तो। जैसे कि उदाहरण के लिए हम ऊपर देखे हैं, मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या 206, बच्चों के में 300। ठीक इसी प्रकार बच्चों के मेरुदंड में अस्थियों की संख्या 33 और मनुष्य के मेरुदंड में अस्थियों की संख्या 26। ऐसा क्यों हुआ? जब बच्चा होता है जब तक तो 33 ही, ठीक है। 33 के बाद 2 पैनल होता है, एक पैनल 5 का, एक अस्थियों का 4 का। वो 4 और 5 जुड़ जाते हैं। तो 4 और 5 जुड़े तो कितनी अस्थि बनी, 2 अलग, 2 बन गई। 4 वाली अलग थी, एक वो हो गई 5 वाली, तो कितनी अस्थि, 2 हो गई वो। तो अब आप 33 में 26 के आगे कितने बचे, 7। अब 7 में से आप 7 कम कर लो तो बचे कितने, नहीं 33 में से 7 कम करके कितने बचे, 33 में से 7 कम करके 26, कितने 26। लेकिन वो जो क्या नाम है 2 थे, वो हो गए ना 2 जुड़ के, जो एक 5 है और एक 4 का पैनल है वो 2 हो गए। तो वो जो 2 जुड़ जाते हैं तब जाके ये बैठते हैं तुम्हारे 2 जुड़ के 26 बैठती हैं ना। तो इनका टोटल जो संख्या है वो बच्चों के हिसाब से 33 है और वैसे याद रखना 26। वैसे 26 ही याद रखें ज़्यादातर, बच्चों के पूछे जाने पर भी आपका सवाल 33 का आंसर होना चाहिए बस, ना तो 26, ठीक है। अब इसमें मेरुदंड में क्या क्या है इसे ज़रा लिख लें एक बार, बेसिक रूप से इसे सीधे सीधे लिखें। गर्दन में 7 अगर पूछे, लिख लें, लिख के चलें। गर्दन में तो 7, मतलब मेरुदंड के अंतर्गत ही तो आएगा, ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो गया ना, यहाँ से नीचे का सिस्टम। तो लिख लें, इसने मैं बोल के बता रहा हूँ, एक बार लिख लेंगे। गर्दन में 7, कितनी अस्थियाँ होती हैं गर्दन में, 7। वक्ष में 12,
वक्ष में 12, कटी, कटी में 5, कटी में 5, त्रिक, त्रिक, त्रिक में 5, और लास्ट लिख लें अनुत्रिकास्थी, अनुत्रिकास्थी, इसमें संख्या होती है 4। अब टोटल जोड़ के देखिए कितनी बैठी, 33 बैठेगी, जाकर देख लेना एक बार, एक बार इसे जोड़ कर देखिए कितनी बैठी स्टूडेंट। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लें केवल। गर्दन में पूछेगा अस्थियों की संख्या, गर्दन में 7, वक्ष में 12, वक्ष में 12, कटी में 5, इसके अलावा त्रिक में पूछेगा तो 5, और अनुत्रिकास्थी में अगर पूछा, अनुत्रिकास्थी में तो फिर 4। यानी कि बच्चों में, बच्चों के मेरुदंड में संख्या 33, बस इतना याद रखना है 33। और अगर पूछे कि वयस्क यानी कि बड़ों में मेरुदंड में अस्थियों की संख्या कितनी है, 26। अब बात करते हैं अगले की, जिसको कहते हैं इंग्लिश में रिब्स, हिंदी में कहते हैं पसलियाँ। ये वाली पसलियाँ, ये पसलियाँ जो पीछे से कवर है, कवर अप, कवर जैसा जो सिस्टम है, ये ध्यान से सुनो, ये वाला जो सिस्टम है ना, जिसके अंतर्गत हमारा जिसके अंदर हमारा आ रहा है हार्ट, गुर्दे, जो इसके अंदर हैं, किसके, इस कवर के, तो इन वाली पसलियों की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से एक तो 2 सवाल तो याद रखने हैं। अगर पूछे पसलियों में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, अगर सवाल ये पूछे, ध्यान से देखना एक बार सभी। क्या नाम है तुम्हारा, सीधे देखो क्या नाम है आपका, मैं भूल रहा हूँ, सतीश, इधर देखो। टोटल अस्थियों की संख्या कितनी होती है पसलियों में, 24। लेकिन अगर जोड़े में पूछे तो मैं बता रहा हूँ, अब साइड में लिख के चलें 12 जोड़ी, ये ध्यान रखना अगर जोड़े में पूछे। और ये कवर होता हमारा अंदर का। और ध्यान रखना, इसी कवर यानी कि इसे पिंजड़ा भी कहते हैं एक तरीके का। क्या कहते हैं इसे, पिंजड़ा, इसी को कहते हैं। और इसी के अंतर्गत, इसके अंदर क्या होता है, हमारे हृदय, गुर्दे वगैरह ये सब पैनल किसके अंतर्गत, पसलियों के जो पिंजरा होता है उसमें। तो यहाँ से आप 2 सवाल याद रखिए बस, ज़्यादा से ज़्यादा 2 खींच के, कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल पसलियों में कितनी अस्थियाँ होती हैं, 24, जोड़ी में 12 जोड़ी। अब आ जाइए यहाँ उरोस्थी। तो उरोस्थी में आप एक ही याद रखें, उरोस्थी में जो अस्थि की संख्या होती है वो कितनी होती है, 1। इसको हम दूसरे भाग में वक्ष भी कह सकते हैं, कुछ इस तरीके से है, पर उरोस्थी याद रखो। तो एक तो ये हुआ हमारा पैनल जो हमें याद रखना, ठीक है। अच्छा, उरोस्थी क्या होती है, बहुत स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये उरोस्थी क्या चीज़ है जो एक है, ठीक है, ज़रा समझ लें। ये एक चपटी अस्थि होती है उरोस्थी, चपटी अस्थि। अच्छा, पाई कहाँ जाती है, तो देखो ध्यान से सुनना एक बात, कि गर्दन के नीचे, गर्दन, ये जो हमारी गर्दन है, गर्दन के नीचे जो होती है, ठीक है, ये वाली गर्दन के नीचे, और पसली जिस पर हमारी लॉक होती हैं, बात समझिए, गर्दन के नीचे चपटी अस्थि और जिस पर पसली लॉक होती हैं, जिसके अंतर्गत हमारा अंदर जो होता है हृदय, कहीं पर क्या बोला मैंने, गुर्दे, लंग्स वगैरह ये सब होते हैं इसके अंदर। तो जिस पर पसलियाँ का एक तरीके से, एक इस तरीके से मान लो जिस पर टाँका सा होता है, समझ रहे हैं, तो उसको कहते हैं, उस एक चपटी अस्थि को कहा जाता है क्या, उरोस्थी। और उरोस्थी को इंग्लिश में अगर मैं बात करूं क्या कहा जाता है, तो उरोस्थी को इंग्लिश में कहते हैं सैटर्न भी कह सकते हैं, सैटर्नम भी कह सकते हैं, और ब्रेस्ट बोन भी कह सकते हैं, ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन, या सटर्न नम भी कह सकते हैं, सटर्नम या ब्रेस्ट बोन, ये वाली होती है। तो एक होती है, अगर एग्जाम में पूछ ले मानव शरीर में उरोस्थी की संख्या कितनी है, तो उरोस्थी की संख्या 1। सोचने वाली बात है, अगर इतना पढ़े तो ही कर पाओगे, है ना। तो अच्छी तरीके से याद रखना। और ये होती है, ये जहाँ ये लॉक होती है, क्या लॉक होती हैं, रिब्स, पसलियाँ, पसलियों की संख्या 24, और पसलियों में अस्थियों की संख्या 24, 12 जोड़ी, बस इतना याद रखना।
अब आ जाइए नेक्स्ट पैनल पे, क्या है याद रखना है। तो ये तो हमने ये पढ़ा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए उपांग कंकाल। स्टूडेंट, उपांग कंकाल जो है, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया है, ये हमारा ये वाला पैनल होता है। ध्यान से सुनना एक बार सभी। जो हाथ और टांग वाला हिस्सा है वो वाले पैनल को कहते हैं हम उपांग कंकाल। तो उपांग कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या अगर पूछेगा तब तो सामने लिखी हुई है 126, और 126 का पैनल आपके सामने है। अग्रपाद में अस्थियों की संख्या 60 यानी कि हाथ में। पश्चपाद में अस्थियों की संख्या 60 यानी कि किस में? पश्चपाद में, पैर में अस्थियों की संख्या 60। तो 60 और 60 120। मेखलाएं में अस्थियों की संख्या 6 का भी पैनल मैं आपको बता रहा हूँ, 2 और 2 और 1 यहाँ और 1 यहाँ, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6। तो 120 और 6 126 टोटल, ऐसे याद रखना। तो 80 प्लस 126 तो कुल अस्थियों की संख्या 206, ठीक है। अब अग्रपाद में जैसे कि कुछ स्टेप वाले क्वेश्चन अच्छे हैं, ज़रा ध्यान देंगे किस तरीके से लिखना है। देखिए पहले मैं थोड़ा सा समझा दूं और फिर थोड़ा सा इसे समझ के लेंगे। ये हमारा हाथ है, ठीक है। अरे क्लियर है? ये हाथ और ये हाथ, ये हाथ हमारा किसके अंतर्गत आएगा, किस कंकाल के अंतर्गत? अगर मैं एक सामान्य बात करूं तो आप कहोगे उपांग कंकाल के अंतर्गत, ठीक है। अब उपांग कंकाल के अंतर्गत आ रहा है और ये अक्ष कंकाल से जुड़ेगा, क्योंकि ये अक्ष कंकाल के अंतर्गत है। तो ये जो जोड़ने वाला जो पैनल है इसको किस नाम से जाना जाएगा? तो ये कुछ और नाम है, समझ रहे हैं? तो उस चीज़ को थोड़ा सा लिख लेना है। कैसे लिखना है इसको? अक्ष कंकाल, उपांग कंकाल लिखेंगे। उपांग कंकाल को अक्ष कंकाल से जोड़ने वाली हड्डियों को लिख लें। उपांग कंकाल को अक्ष कंकाल से जोड़ने वाली हड्डियों को क्या कहा जाता है? मेखलाएं। ये बिल्कुल बेसिक लिखो। इसकी क्या है? अक्ष कंकाल से उपांग कंकाल को जोड़ने वाली अस्थियों को मेखलाएं कहा जाता है। लिख लें। ये बढ़िया सवाल है, एकदम बहुत ही डीपली है और एकदम सटीक सवाल है। इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्लियर? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर अब आपसे कोई सामान्य वैसे भी कर देना, जब आप पढ़ ही रहे हो इस लेवल से, तो लेवल से पढ़िए। देखिए उपांग कंकाल को अक्ष कंकाल से जोड़ने वाली हड्डियों को, इनको क्या कहा जाता है? मेखलाएं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले, दिल्ली पुलिस में सीधा ही पूछ ले, वैसे टफ सवाल हो जाएगा अगर पूछेगा कि मानव शरीर में मेखलाओं में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, मेखलाओं की संख्या, तो 6। तभी तो बताओगे जब पढ़े होंगे। ऊपर वाले 4, 2 इसमें 2 इसमें और नीचे 1 1, बस इतना याद रखना, ठीक है। तो ये एक तो बेसिक पैनल हुआ। अब जरा हाथ के विषय में कुछ ऐसे क्वेश्चन लीजिए जो आमतौर पर पूछे जाते हैं। देखो सुनिए, ये ज़्यादातर आता है क्वेश्चन, इसीलिए इसको 2 स्टार छापो, पूछा जाएगा। ये जो हमारा पहुँचा है, इसमें ये वाली जो अस्थियाँ हैं, ये पहुँचे वाली अस्थियाँ, वो बोलेगा किस नाम से जाना जाता है। और एक पूछेगा पहुँचे से आगे की अस्थियों को, ये इनको किस नाम से जाना जाता। दोनों चीज़ें कैसे लिखनी है देखो, ध्यान देना। इनको कार्पल्स और इनको मेटाकार्पल्स कहा जाता है। तो इस चीज़ को लिखें जरा। पहुँचे की अस्थियों को कार्पल्स लिख लें। पहुँचे की अस्थियों को कार्पल्स या कलाई की अस्थि भी कह सकते हैं, लिख लें। ये हाथ के अंतर्गत आएगी।
कलाई की अस्थियों को, कलाई की अस्थियों को कार्पल्स, कार्पल्स, ध्यान से लिख लें, कलाई की अस्थियों को कार्पल्स। ये आपसे पूछेगा, मैं बता रहा हूँ, जो पूछेगा वो बता दिया बोन में, वो पूछेगा कलाई की, ये वाली कलाई की अस्थियों को कार्पल्स, और कलाई से आगे की को ये भी पूछेगा, तो लिख लें इसे मेटाकार्पल्स कहा जाता है। कलाई से आगे की को, कलाई से आगे की को मेटाकार्पल्स कहा जाता है, मेटाकार्पल्स। इन सवालों को आप अच्छी तरीके से याद रखो दोनों। हालांकि इसके अलावा मैं कुछ और हैंड के थोड़े से अच्छे पॉइंट लिखाऊंगा, लेकिन ये बेसिक रूप से जान लो। एग्जाम में आपसे पूछेगा पोंचा या कलाई में पाई जाने वाली अस्थियों को क्या कहा जाता है? कार्पल्स। कार्पल्स से आगे की अस्थियों को जोड़ से आगे जो पाई जाती है उन अस्थियों को क्या कहा जाता है? मेटाकार्पल्स। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक टांग वाला पॉइंट बता दूं, जरा ध्यान से सुनना, एक ही स्टेप में याद हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ किया कि ये तो कार्पल्स और ये मेटाकार्पल्स, सेम ऐसे हमारे टांग में भी तो है नीचे, ध्यान दो। बिल्कुल क्या है कि वहाँ पहुँचा ना हो कि ये वाला है जिसको हम टखना कह दें। भाई सीधी सी बात है, जिसको हम टखना कह देते हैं वो भी तो ऐसा ही है। भाई अगर मैं इस तरीके से कर रहा हूँ यहाँ से, तो नीचे भी तो टांग ऐसे ही करती है, वहाँ से कह रहा हूँ मैं, बात समझिए, समझ रहे हैं ना? तो अगर इसको कार्पल्स और इसको मेटाकार्पल्स कहते हैं, तो नीचे वाली को टार्टल्स और मेटाटार्टल्स कहा जाता है। मतलब कि बहुत सूक्ष्म अंतर है, क्वेश्चन का लेवल में अगर अंतर हो गया, ध्यान दो। टांग के ऐसा कहेगा कि टांग के, या कहेगा पश्चपाद यानी कि पैर के टखने के हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? टखने की हड्डियों को तो टार्टल्स, और टखने की आगे की जो वो फिर वही तो वो मेटाटार्टल्स। तो इसे नोट करके लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है चारों। टखने की अस्थियों को टार्टल्स लिख लें, टखने की अस्थियों को टार्टल्स, इस तरीके से टार्टल्स, ये इस तरीके से लिखना, सॉरी, टार्टल्स, टखने की अस्थियों को टार्टल्स, और अगर पूछे टखने से आगे की अस्थियों को मेटाटार्टल्स, मेटाटार्टल्स। मेटाटार्टल्स, टार्टल्स, मेटाटार्टल्स। टार्टल्स, टार्टल्स। अब अगर मैं इन क्वेश्चनों को, अगर देखिए इसको रटने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, आप इस तरीके से याद रखो प्रैक्टिकली। ये जो पहुँचे वाली है, अगर आपसे पूछे कलाई की अस्थियों को क्या कहा जाता है, तो क्या कहोगे? कार्पल्स। कलाई से आगे की अस्थियों को क्या कहा जाता है? मेटाकार्पल्स। सिम नीचे पहुँच जाओ पैर वाले सिस्टम पर। टखने की अस्थियों को क्या कहा जाता है? टार्टल्स। तो टखने से आगे की अस्थियों को क्या कहा जाता है? मेटाटार्टल्स। बहुत ही बेहतरीन सवाल हैं, जरा याद रखना, कई बार पूछेगा। क्लियर है सभी के? अरे क्लियर। अब आप देखिए, अभी मैं बाजू की बात कर रहा हूँ, जैसा ध्यान दो। देखिए एक हड्डी तो बाजू में ये होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक, और दो होती हैं यहाँ आगे की तरफ। ध्यान देंगे एक बार, और ये फेमस है, पूछी भी जाती है, अगर पूछ लेगा तो ध्यान देना एक बार सभी। इधर देख भी लें, एक तो यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक। तो ज़रा लिख लें, कंधे से कोहनी तक की हड्डी को ह्यूमस कहा जाता है। ह्यूमरस लिख लें, ह्यूमरस। कंधे से कोहनी तक,
इस तरीके से लिखना, मैंने सामने लिख भी दिया। कंधे से कोहनी तक की अस्थि को क्या कहा जाता है? ह्यूमरस। ये कई बार आपसे पूछेगा, बहुत बढ़िया सवाल है ये वाला है, ये वाली अस्थि। अगर आप देख रहे हो वीडियो में भी शायद आ रहा है, ये हिस्सा नहीं आ रहा है मेरा, तो देखो ये वाला, यहाँ से यहाँ तक की अस्थि को क्या कहा जाता है? ह्यूमरस। तो पूछेगा कोहनी से पहुंची तक की अस्थि को क्या कहा जाता है? रेडियस अल्ना। लिख लें, कोहनी से पहुंचे तक की अस्थि को रेडियस अल्ना कहा जाता है। रेडियस अल्ना। कोहनी से पहुंचे तक की को कहा जाता है रेडियस अल्ना। इस तरीके से लिखना, रेडियस अल्ना। इस क्लास को आप 1-2 बार देख लेना, फिर लाइफ में इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बस इतना पढ़ लेना है 1-2 बार। अब दोनों हड्डियाँ क्लियर हो गई आपकी, बेसिक जो पूछता है एग्जाम में। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोहनी से पहुँचे तक की अस्थि को किस नाम से जाना जाता है? रेडियस अल्ना, याद रखना, ठीक है। और अगर कहे कोहनी से और कांधे तक की या कंधे तक की अस्थि को किस नाम से जाना जाता है? तो ह्यूमरस। बताइए इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अरे क्लियर। तो इसके बाद अब लास्ट स्टेप इसमें लिख लें अग्रपाद में, और उसके बाद चलते हैं हम किस पे? पश्चपाद पे, फिर उसे समाप्त कर देंगे। लास्ट ये है कि देखिए 2 जोड़ बताए हैं मैंने शरीर में, देखो ध्यान से सुनिए, ये दिल्ली पुलिस स्पेशल परीक्षा लायक भी हैं, अच्छे सवाल हैं, SSC लेवल के भी हैं। हमारे शरीर में अक्ष कंकाल से उपांग कंकाल को जोड़ने के 2 लेवल हैं, मतलब 2 स्टेप हैं। एक तो नीचे की तरफ है जुड़ा हुआ और एक ऊपर की तरफ है। निश्चित तौर पर वो यही पूछेगा, ऊपर की तरफ जुड़े हुए को क्या कहा जाता है, नीचे की तरफ जो जुड़ा हुआ जॉइंट है उसको क्या कहा जाता है। इसे नोट में लिखो जरा, इसको इस तरीके से लिखना, लिखें बाहों को कंधों पर जोड़ने वाले भाग को, बाहों को कंधों पर जोड़ने वाले भाग को बाहों को कंधों, मैंने देखो इस तरीके से लिख दिया, थोड़ा शॉर्ट में समझ में भी आएगा। बाहों और कंधों को जोड़ने वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो लिख लें अंश मेखला। अंश मेखला यही पूछेगा, लिख लें अंश मेखला। मैं पे ए की मात्रा और खे ले पे आ का डंडा, बस अंश मेखला यही पूछेगा आपसे। क्लियर? बाहों को कंधों से, बाहों को, ये बाहों है हमारी, और इसको कंधों से जोड़ने वाले भाग को हम क्या कहते हैं? वो एग्जाम में पूछेगा, याद रखना अंश मेखला। तो नीचे की तरफ भी बिल्कुल सेम पैनल ही है, तो हम चूंकि यहाँ लिखें यहीं लिख लें उसे भी। तो उसे इस तरीके से लिखना है कि टांगों को कूल्हे पर जोड़ने वाले भाग को, टांगों को कूल्हे पर जोड़ने वाले भाग को। अब टांगों को और कूल्हे को जो जोड़ता है उस भाग को क्या कहते हैं? अरे सीधी सी बात है, इसको अंश मेखला कहते हैं। तो याद रखना उसको श्रोणी मेखला, अगर एग्जाम में आएगा तो याद रखना श्रोणी, ऐसे लिखना श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला, चूंकि सवाल स्टेप यही हैं जो बन रहे हैं, जो प्रॉपर रूप से बन रहे हैं, ये ध्यान रखना, एक बार मैं सभी को बता रहा हूँ। अब दोनों क्लियर हो गए होंगे, मैं चलता हूँ फिर आगे। एक बार बस ध्यान देना है, बाहों को कंधों से जोड़ने वाले भाग को अंश मेखला और टांगों को कूल्हे से जोड़ने वाले भाग को श्रोणी मेखला कहते हैं। ठीक है, तो इतना ही याद रखना है इस पैनल में, किस में? अग्रपाद में। तो अग्रपाद हमारा मोस्टली कंप्लीट हुआ, इसमें इतना ही पढ़ना है किसी भी वनडे एग्जाम को देखते हुए। पश्चपाद में मैंने कुछ चीज़ें बता दी हैं, कुछ और बताता हूँ। ठीक है,
तो पहले तो याद रखना है पश्चपाद जो है वो पैर को कहा जाता है, ठीक है। कुल अस्थियों की संख्या इसमें कितनी होती है अगर पूछ ले 60। इसके अलावा अब एक बात बताइए मुझे ध्यान से, जब हम जैसे हमने हाथ पे बात की, फिर ठीक इसी प्रकार टांग में भी हड्डी है, यानी कि टांग में भी बोन है। तो एक तो ऊपर वाली है जो कि शरीर की सबसे बड़ी अस्थि भी है, फीमर, जिसको हम कहते हैं उर्विका, ठीक है। और एक नीचे भी है उसके, और एक आगे की तरफ सबके है, जो गट्टे पे हम क्या बोल देते हैं उसे, जो आगे की तरफ एक, अरे वो टोपी नुमा जो संरचना सी होती है गट्टे पर, उसको अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें तो पैटेला के नाम से जाना जाता। पैटेला कई बार आपको कहेगा कि आपके टखने पर नहीं, सॉरी, घुटने पर जो टोपी नुमा संरचना होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, पैटेला, ठीक है। तो उस लेवल में बात करेंगे तो इसमें लिख लें पश्चपाद में मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि फीमर पैर में ही पाई जाती है, लिख लें मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि फीमर इसमें पाई जाती है, पैर में ही पाई जाती है, पश्चपाद में, यानी कि जांग में। मानव शरीर, ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट को सही से, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि फीमर पैर में ही पाई जाती है, अर्थात जांग में। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब ऊपर वाली ये वाला हिस्सा हमारा फीमर का हुआ तो फिर नीचे वाला भी हड्डी को तो कुछ ना कुछ बोला जाएगा, वही एग्जाम में पूछेगा। तो लिख लें घुटने से नीचे वाली हड्डी को, टखने तक की हड्डी को टिबिया फिबुला कहा जाता है, लिख लें घुटने से टखने तक की हड्डी को, लिख लें घुटने से टखने तक की हड्डी को टिबिया फिबुला कहा जाता है, टिबिया, इस तरीके से लिखना, टिबिया फिबुला कहा जाता है। ये टिबिया फिबुला। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये चीज़ इतना ध्यान से सुन लेना है, चूँकि कॉम्पिटेटिव लेवल के ही सवाल है। मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी अस्थि होती है, हड्डी, वो फीमर होती है, वो टांग में ही पाई जाती है, अर्थात कह सकते हैं हम पश्चपाद में पाई जाती है। वहाँ भी कहाँ पाई जाती है, जांग में पाई जाती है। और टखने, घुटने से नीचे टखने तक की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि दूसरी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, ग्रामीण लैंग्वेज में, तो फीमर से नीचे वाली हड्डी कौन सी होती है, फीमर से नीचे वाली हड्डी, ये वाली नीचे वाली, तो उसको क्या कहा जाता है, टिबिया फिबुला। जैसे हम इसको क्या कह रहे थे, इसको हमने क्या बोला था, ऊपर वाली को ह्यूमरस, तो इसको क्या बोला था, रेडियस अल्ना। ठीक इसी प्रकार इसको फीमर, तो नीचे वाली को टिबिया फिबुला, ठीक है। जो कॉमन एकदम दिमाग में रखनी है, कई बार पूछ लेगा, ठीक है। अरे क्लियर। और इसके बाद मैंने अभी बताया आपको ये वाला पॉइंट, अब लिखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, केवल समझ लें। जो हमारा नीचे टखना है, टखना जहाँ से मोस्टली मोच वॉच आ जाती है, जब ये ठीक करने वाले उसे सही करते हैं, तो टखने में जो पाई जाती हैं अस्थि, उनको किस नाम से जाना जाता है, टार्टल्स। ये मैंने इसलिए पहले भी लिख दिया, इसलिए ध्यान भी रहेगा। और टखने से आगे की जो पाई जाती हैं अस्थि, उनको किस नाम से जाना जाता है, मेटाटार्टल्स। ये स्टूडेंट वो सवाल हैं जो आपको मेरिट में लाएंगे। मैं बता रहा हूँ, इतना पढ़ने के बाद आपका सिलेक्शन 100% निश्चित हो जाएगा, लेकिन इतना पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल। इन्हीं दो स्टेप को अच्छी तरीके से याद रखें। टखने के पास वाली हड्डी को टार्टल्स, और टखने से आगे की जो अस्थि होती हैं वो वाली, जिन्हें हम इस तरीके से घुमा सकते हैं, वही 5 उंगली वाली,
तो उनको कह सकते हैं मेटाटार्टल। सेम ऐसे ही हाथ में पैनल है, बस अंतर कर देना थोड़ा सा लैंग्वेज क्या, जैसा कि अलग है। इस वाली को कार्पल्स, ये वाली पहुँचेगी तो आगे वाली मेटाकार्पल्स। इतना ही अंतर, मेटा लगाना है बस, नीचे भी हमें मेटा लगाना है, ऊपर भी मेटा लगाना है, लेकिन किस लिए, इसमें कार्पल्स तो आगे वाली मेटाकार्पल्स, नीचे वाली सेम जगह टार्टल्स तो आगे वाली मेटाटार्टल्स। इस तरीके से याद रखना, कई बार पूछ लेगा, इसको अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है। अरे क्लियर। तो मेरे हिसाब से जो स्टेप्स हैं ये आपको समझ में आने चाहिए। एक आध क्वेश्चन इस लेवल का बता रहा हूँ थोड़ा सा, ये 2 लास्ट स्टेप के क्वेश्चन और बता कर मैं क्लास को समाप्त करूँगा। जब आपके सबके पास हैं, ध्यान से देखिए 1 मिनट, जो हमारा नीचे घुटना जो होता है, घुटना, मैं टखने की बात नहीं कर रहा, घुटने की, तो घुटने के ऊपर एक टोपीनुमा संरचना होती है। आपसे पूछेगा घुटने के ऊपर जो टोपीनुमा संरचना होती है, जानते हो वो ऊपर जो गोल चौखुंटा सा, कुछ किच के चौखुंड सा मिलेगा, किसी के थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा, वो शरीर के ऊपर है, तो उस टोपीनुमा संरचना को क्या कहते हैं वो लिख लो। घुटने के ऊपर जो टोपीनुमा संरचना होती है, घुटने के ऊपर ये, हाँ वो इस लैंग्वेज में कुछ भी कह दो, पाली कह दो, लेकिन घुटने के ऊपर जो टोपीनुमा संरचना होती है, सामान्य लैंग्वेज में आप कुछ भी कह दो, लेकिन घुटने के ऊपर जो टोपीनुमा संरचना होती है, लिख लें उसको पैटेला कहा जाता है, पैटेला। देखो इस तरीके से लिखना, मैं सामने लिख रहा हूँ, पे 2 मात्रा और टे 1 मात्रा और ले आ, उसे कहते हैं पैटेला। अब अगर इतना पढ़ के जाओगे तो ही एग्जाम में कर पाओगे, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। अब चाहे कोई इसे कटोरी कह दे ग्रामीण लैंग्वेज में, चाहे कोई कटोरा कह दे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में आपको ये याद रखना, जब एग्ज़ाम पूछेगा कि घुटने पर जो टोपीनुमा संरचना होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, पैटेला, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात और बताइए, जहाँ हड्डियों के जोड़ होते हैं, अरे 1 मिनट सुन लें सभी, जहाँ हड्डियों के जोड़ होते हैं, चाहे जोड़ ऊपर वाला हो चाहे जोड़ नीचे हो, जोड़ कई जगह हैं, जोड़ों से ही बना हुआ है, तो हड्डी के जो जोड़ होते हैं वहाँ पर गद्देनुमा या कह सकते हैं गद्दीनुमा संरचना की बनी हुई एक लचीली हड्डियाँ भी होती हैं। एक तो होती हैं कठोर हड्डियाँ हमारे शरीर में, बात ध्यान से सुनिए, एक ऐसी भी तो होती हैं थोड़ी सी लचीली टाइप की, और वो हमेशा कहाँ होंगी, जहाँ मुड़ाव होगा शरीर में, ठीक है। तो वो किसकी बनी होती है, कुछ एग्जाम में ये पूछेगा। लास्ट सवाल आज की क्लास का हमारा यही है, लिख लें, लंबी अस्थियों के सिरे पर, लंबी अस्थियों के सिरे पर लंबी अस्थियों के सिरे पर लिख लिया, लचीली संधि गद्दियाँ पाई जाती हैं, लचीली संधि गद्दियाँ यानी कि जोड़ पे लचीली, फ्लेक्सिबल, ऐसा ही तो कहते हैं फ्लेक्सिबल, जैसे कहते हैं फ्लेक्सिबल ब्रश ले लो अपने दांत साफ हो जाएंगे, वो वाला। तो लचीली संधि गद्दियाँ पाई जाती हैं, लिख लें वह कार्टिलेज की बनी होती हैं, लिख लें वह कार्टिलेज की बनी होती हैं, ये सवाल पूछेगा आपसे, हाँ लिख लें वह कार्टिलेज की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं, कार्टिलेज। फिर से एक बार सुन लें लास्ट सवाल, हमारे जो बॉडी है और जो लंबी अस्थि है और उसके बाद में जो जॉइंट होता है जोड़ों पर, एक गद्देनुमा, ऐसा मान लो गद्देनुमा हड्डी पाई जाती है, गद्देनुमा, वो हल्की सी लचीली होती है, फ्लेक्सिबल, वो किसकी बनी होती है आपसे ये पूछेगा बोन वाले टॉपिक से, तो आपको याद रखना किसकी बनी होती है, कार्टिलेज, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का टॉपिक था जो कि ऑफलाइन कोचिंग का भी है। दोस्तों स्टूडेंट क्लास कैसी लगी, इस साइंस के क्षेत्र में बनाई गई मेरी वीडियो क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं।
और एक बार मैं बताना चाहूँगा जो भी हमारे आसपास के इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारा जो ऑफलाइन संस्थान है वो गुरु शिखर एकेडमी के नाम से है, जो कि गुलाबटी की एक जो प्रतिष्ठित बिल्डिंग है जिसका नाम भटौना हाउस है उसके जस्ट सामने है। और अभी हाल ही में एक नया रेस्टोरेंट जो खुला है ग्रीन हेवन रेस्टोरेंट के ऊपर है। और हमारे ऑफलाइन संस्थान से जुड़ने के लिए यहाँ आकर संपर्क ज़रूर करें। और साथ ही साथ आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद ये बताइए कि कॉन्सेप्ट कैसा लगा। जैसा भी कॉन्सेप्ट लगा हो वीडियो में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि अन्य स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कर दिए।